फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीष भाई स्टडीज़। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5, यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस। ये वीडियो का पार्ट 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में। देखिए, इससे पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इसमें 15 मेंबर्स हैं। ओके, 15 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट हैं। अब देखिए, जो कि नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो खाली 2 साल के लिए ही इलेक्टेड होते हैं, जबकि जो कि परमानेंट मेंबर्स हैं उनका जो कि टर्म लेंथ होता है, यानी कि अवधि जो कि होती है वो मेंशन नहीं है, यानी कि एंडलेस है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। ओके, अब इनके पास एक विशेष पावर होती है, एक स्पेशल पावर होती है जिसे कहते हैं वीटो पावर। ठीक है, अब देखिए किस किस देश के पास वीटो पावर है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। अभी वीटो पावर होती क्या है? मान लीजिए कि आपको या तो यूएन में, सॉरी, या एक मान के चलिए कि यूएनओ में एक रिजोल्यूशन आना है, यानी कि प्रस्ताव रखा गया है। ओके, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है, अगर उस प्रस्ताव पर किसी ने भी कह दिया कि मैं इस पर वीटो करता हूँ। जिसकी एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इंडिया एक मुद्दा उठाता है कि हमें पाकिस्तान में टेररिज्म के खिलाफ कुछ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अगर इस प्रस्ताव के खिलाफ चाइना कह देता है कि मैं इस प्रस्ताव के खिलाफ वीटो करता हूं, तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन वो प्रस्ताव कभी भी, वो रिजोल्यूशन कभी भी पास नहीं हो सकता है। ओके, वीटो पावर समझ में आ गया? यानी कि एक तरह से आप वीटो पावर को कह सकते हैं कि किसी भी प्रस्ताव को रद्द कर, अगर इन 5 देशों में से किसी भी देश ने रिजोल्यूशन को रद्द कर दिया, यानी कि माना नहीं, मानने से इनकार कर दिया, तो फिर वो रिजोल्यूशन कभी भी पास नहीं हो सकता है। ओके, अब देखिए, जो ये वीटो पावर है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की गई है रशिया के द्वारा, और सबसे कम यहाँ पर चाइना ने इस्तेमाल की है। अब देखिए, आपको यहाँ पर साइड में टाइम पीरियड भी मिल जाएगा कि ब्लू कलर किस लिए है, जो कि वीटो का इस्तेमाल किया गया है 1946 से लेकर 1969 तक। अब देखिए, ये जितनी बार वीटो हुए हैं ये 1946 से 1969 के बीच में। अब ये जो ऑरेंज से यहाँ तक हैं वो कितने से कितने वर्ष के बीच में है? 1970 से 1991 के बीच में है, और यहाँ से लेकर 1992 से अब तक का है ये रेड कलर से। ओके, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ऊपर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, क्या इंडिया को वीटो मिलना चाहिए? अब यूएन के मेंबर्स कहते हैं कि इंडिया ने एनपीटी पर साइन नहीं किया। एनपीटी क्या है? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसके तहत कुछ स्पेशल कंट्रीज ही न्यूक्लियर बॉम्ब रख सकती हैं। ओके, और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी इसकी फुल फॉर्म है। और मैंने आपको आई थिंक ये दोनों ही ट्रीटीज बताई हैं चैप्टर 1 में, आई थिंक क्या बताई हैं वैसे। ओके, टेस्ट बैन ट्रीटी क्या है कि आप टेस्टिंग नहीं कर सकते हो। तो इंडिया ने अपने पास न्यूक्लियर बॉम्ब रखा भी है और सीटीबीटी को भी नहीं माना है, दोनों में से किसी को भी साइन नहीं किया है। अब लेकिन यहाँ पर एक बात समझिए, इंडिया ने साफ साफ कह दिया है कि हमने न्यूक्लियर बॉम्ब, परमाणु हथियार इसलिए अपने पास रखे हैं अपनी सुरक्षा के लिए, और इंडिया कभी भी पहला बार कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज़ करेगा ही नहीं, पहले कभी नहीं करेगा। अगर कोई इंडिया पर वार करेगा न्यूक्लियर बॉम्ब से, ओके, तभी इंडिया उसके ऊपर हमला करेगा न्यूक्लियर पावर से। ओके, अब देखिए, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जिन कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर पावर है ही नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब है ही नहीं, तो फिर वो इंडिया पर न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक भी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि इंडिया से उनको कोई खतरा नहीं है। अब देखिए, सीटीबीटी क्या कहता है कि आप ना तो हवा में कर सकते हो, मतलब जो कि न्यूक्लियर टेस्ट है
वो ना ही हवा में आप कर सकते हो, ना ही आप ज़मीन पर कर सकते हो, ना ही पानी में। लेकिन इंडिया ने क्या किया था, ज़मीन के अंदर किया था। ओके, अब आगे देखिए, अगर देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़मीन के अंदर किया था। ओके, ज़मीन के अंदर यानी कि एक तरह से उसको तोड़ा भी नहीं है और माना भी नहीं है। ओके, अब देखिए यूएन कहता है कि हमारा बजट बहुत ज़्यादा लो है इंडिया का, और चाइना जैसे कि मान लीजिए अब जो कि बाकी की 4 कंट्रीज़ है जिनके पास वीटो पावर है, वो कहते हैं चलो इंडिया को एक परमानेंट मेंबर बना दिया जाए। लेकिन चाइना क्या करता है, चाइना कह देता है कि मैं इस रिजोल्यूशन पर वीटो करता हूँ, बिकॉज, और वो उसका ये देता है कि कश्मीर इशू, देखिए पाकिस्तान भी इस चीज़ के खिलाफ है कि अगर इंडिया को वीटो मिल गया तो फिर कश्मीर इशू का जो कि मामला है, जब यूएन के द्वारा इसे सुलझाया जाएगा तो फिर इंडिया कर देगा इस पर वीटो। ठीक है, तो फिर जो कि कश्मीर का मुद्दा है वो 110% इंडिया के फेवर में हो जाएगा। तो इसलिए चाइना कहता है कि मैं इस प्रस्ताव पे वीटो करता हूँ। ओके, अब देख लेते हैं पॉजिटिव्स। अब देखिए, जब यूएन को कोई जानता भी नहीं था तब इंडिया ने उसे ज्वाइन किया था अक्टूबर 30 अक्टूबर 1945 को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कि डेट है वो हमारी आज़ादी से ही पहले की है। हम गुलाम थे तब भी हमने इसे ज्वाइन किया था, और आज ऐसा हो रहा है कि ये लोग हमें मेंबर बनाने के लिए तैयार ही नहीं हैं। ओके, अब देखिए इंडिया, देखिए यूएन क्या कहता है कि हर जगह डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। ओके, समझ लिया बात को, तो फिर इसको तो बनाना ही चाहिए क्योंकि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इसको तो परमानेंट मेंबर बना ही देना चाहिए। अब देखिए इंडिया ने कभी भी टेररिज्म को तो सपोर्ट किया ही नहीं है। ओके, और देखिए टू मार्क द ओकेशन the WHO presented official certificate to India for its polio free status। देखिए जब पोलियो की महाबीमारी थी तब इंडिया ने सभी की मदद की थी, फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी पोलियो की दवाइयाँ। तो समझ रहे बात को, यानी कि काफ़ी सारी ज़िंदगी हमारे इंडिया ने बचाई हैं। अब देखिए इंडिया अब देखिए इंडिया इतना सब कुछ कर रहा है, पोलियो की दवाइयाँ फ्री दे दी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्मी सपोर्ट, इंडिया और बांग्लादेशी हैं जो कि जब भी मान लीजिए यूएन में ऐसा कोई प्रस्ताव आता है कि हमें दूसरे देश से टेररिज्म को हटाना है, तो फिर इंडिया काफ़ी ज़्यादा अपने सैनिकों को दूसरे देश में भेजता है। ओके, ताकि वहाँ से टेररिज्म हट सके और वहाँ की जनता अपना आराम से जो भी उनका मतलब एक तरह से आज़ाद हो सके। ओके, अब वीटो पावर होने के लिए सबसे पहला ज़रूरी है कि जो कि सारे के सारे मेंबर्स है, परमानेंट मेंबर्स, वो सबके सब एग्री होने चाहिए। लेकिन क्या है, चाइना एग्री नहीं है। ओके, समझ रहे बात को। और फिर उसके बाद एक स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है जनरल असेंबली में। देन उसके बाद अब आते हैं कि G4 के ऊपर। देखिए इसके मेंबर्स हैं 4 कंट्रीज़ हैं, इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी। अब देखिए ये सब होड़ में लगे हुए हैं परमानेंट मेंबर बनने के। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, ये लोग परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं तो फिर इसमें कंपटीशन भी होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये चारों की चारों कंट्रीज़ एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चलती हैं ताकि इनमें से किसी एक को भी परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए। देखिए इनके बीच में क्या तय हुआ है कि ये लोग रोटेशन करते रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए ब्राज़ील को मिल जाती है तो फिर क्या होगा, ब्राज़ील दे देगा इंडिया को कुछ टाइम पीरियड के बाद, फिर इंडिया दे देगा जापान को, जापान दे देगा जर्मनी को। वैसे जो कि इसके जो कि मेन कॉम्पिटिटर हैं वो है इंडिया और जापान, यानी कि इन दोनों को ही मिलेगा, इन दोनों में से किसी एक को ही मिलेगा, ऐसी ज़्यादा मतलब उम्मीदें हैं। ओके, वैसे ज़्यादा तो जापान का तो नहीं है, इंडिया से उम्मीदें ज़्यादा हैं, बिकॉज इसके जो कि हमारे देश के जो कि रिलेशंस है दूसरे नेशंस के साथ वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हैं। समझ बात को। तो चलिए यहीं पर आपका चैप्टर एंड होता है। थैंक यू वेरी मच।
दी एंड। जय हिंद, जय भारत। चलिए आपसे फिर से मुलाकात होगी।